हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, फास्ट रिवीजन सीरीज़ की आज हमारी सेकंड क्लास है। यह क्लास डेली शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है और यह क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना है? तो 27वां सदस्य देश ये बांग्लादेश बना है। सी इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। बांग्लादेश से ठीक पहले मई 2026 में सऊदी अरब इसका 26वां सदस्य देश बना था। आगे, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को आधिकारिक तौर पर 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैसूर, कर्नाटक से लॉन्च किया गया था। यह संगठन 23 जनवरी 2025 से एक पूर्ण संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व में आ चुका है और इसका वैश्विक मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। आगे है, यह अलायंस दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण, अवैध शिकार को रोकने और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करने के लिए काम करता है, जिनमें से भारत 5 प्रजातियों जगुआर और प्यूमा को छोड़कर का प्राकृतिक घर है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में डिजिटल अरेस्ट ठगी नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्कर VI शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन CBI के द्वारा शुरू किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, CBI, सीमा शुल्क या अदालत का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर ही घर में बंधक होने का डर दिखाते हैं और पैसे वसूलते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए की गई थी। आगे, CBI को अपनी जांच शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह समझौता इजराइल के साथ हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? तो संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को मनाया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो भारत सरकार ने वर्ष 2024 में गृह मंत्रालय के माध्यम से हर साल 25 जून को आधिकारिक तौर पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो 21 महीनों तक प्रभावी रहा था। आगे है, 25 जून 1975 को जब आपातकाल लागू हुआ तब नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 और 21 सहित निलंबित कर दिए गए थे और सरकार विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल के दौरान प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई थी, जिससे अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी और बिजली तक काट दी गई थी। इस दौरान जबरन नसबंदी कार्यक्रम चलाए गए, न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित किया गया और देश के नागरिकों को भारी क्रूरता तथा अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा था। आगे, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। आगे, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक भारत में 3 बार 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। आगे है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है?
तो यह नेपाल देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी, जिसका वर्तमान वैश्विक मुख्यालय ज़ूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। आगे एशियाई फुटबॉल महासंघ एशिया में फुटबॉल का शासी निकाय है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को उपहार में थेवा कला से बने कफलिंग्स भेंट किए हैं। यह प्रसिद्ध कला किस राज्य से संबंधित है? तो यह प्रसिद्ध कला राजस्थान राज्य से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून 2026 को स्लोवाकिया की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कले से बने कफलिंग्स उपहार में दिए। स्लोवाकिया के दौरे के दौरान पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया, जिससे वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हाल ही में एसमंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय डॉक्टर कृति के कारंत बनी है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का यह पहला देश डेनमार्क बना है। बी इसका सही आंसर होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। डेनमार्क की यह डाक सेवा पोस्ट नोड 1624 में शुरू हुई थी। विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे पहला डाक टिकट 1840 में ब्रिटेन द्वारा जारी किया गया था, जिसका नाम पेनी ब्लैक था। भारत की बात करें तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा की गई थी। एक और पॉइंट बनता है, दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के हिमाचल प्रदेश के हिक्की में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर साल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो एमएसएमई डे हर साल ये 27 जून को मनाया जाता है। ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने छोटे और मंझले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2017 में इस दिवस को मंजूरी दी थी, जिसके बाद पहली बार 27 जून 2017 को यह दिवस मनाया गया था। थीम की बात करें तो वर्ष 2026 के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आधिकारिक थीम नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से एमएसएमई को सशक्त बनाना। इंग्लिश में बात करें तो एम्पावरिंग एमएसएमई थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रखी गई है। आगे भारत सरकार ने छोटे कारोबारियों की मदद के लिए 1 अप्रैल 2025 से निवेश और सालाना टर्नओवर की सीमाओं में 2.5 और 2 गुना की बड़ी बढ़ोतरी की है। नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्योग उसे कहते हैं जिसमें निवेश 2.5 करोड़ तक और सालाना टर्नओवर 10 करोड़ तक हो, जबकि पहले यह सीमा क्रमशः 1 करोड़ और 5 करोड़ थी। लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग की श्रेणी में वे व्यापार आते हैं जिनमें निवेश 25 करोड़ तक और सालाना टर्नओवर 100 करोड़ तक हो, जबकि पहले यह सीमा क्रमशः 10 करोड़ और 50 करोड़ थी। आगे है मध्यम उद्योग की बात करें तो मध्यम उद्योग उसे माना जाता है जिसमें अधिकतम निवेश 125 करोड़ तक और सालाना टर्नओवर 500 करोड़ तक हो, जबकि पहले यह सीमा क्रमशः 50 करोड़ और 250 करोड़ थी। आगे हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर बनाई जा रही है? तो यह बांध परियोजना कावेरी नदी पर बनाई जा रही है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच 150 से भी अधिक वर्षों से चल रहा है। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी को इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और भारत का प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में इसी नदी पर बना हुआ है। आगे हाल ही में जारी टॉप 500 सूची के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन बनाने में सफल रहा है?
तो लाइन शाइन ये चीन देश से संबंधित है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो अमेरिका का एल कैपिटन सुपर कंप्यूटर जो नवंबर 2024 से दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना हुआ था, अब खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गया है। सुपर कंप्यूटर की कार्य करने की गति और परफॉर्मेंस को मापने के लिए फ्लॉप्स मानक इकाई का उपयोग किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है, जिसे पुणे के सीडैक में स्थापित किया गया है। आगे हाल ही में हुर्न इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक दूसरे स्थान पर और भारतीय एयरटेल तीसरे स्थान पर मौजूद है। आगे हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजे गए 16वीं शताब्दी के विजयनगर कालीन शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये शिलालेख आंध्र प्रदेश राज्य से मिले हैं, बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जिसकी प्रसिद्ध राजधानी हम्पी में स्थित थी और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। आगे है विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक पतन 1565 को लड़े गए ऐतिहासिक तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है, सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो इससे पहले 1967 के प्रसिद्ध मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में भी विदेश जाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया था। अनुच्छेद 21 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। आगे हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किसके सहयोग से पहला राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक जारी किया है? तो यह सूचकांक राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से जारी किया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो यह पहली वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2025-26 अवधि के लिए इसरो के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के समन्वय से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार असम राज्य ने अपने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर सबसे अधिक 53.16% हरित आवरण दर्ज किया है, जबकि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सबसे निचले स्थान पर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार ने देश में पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मुकल्ला पोर्ट ये यमन देश में स्थित है, बी इसका सही आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं, दिसंबर 2025 में सऊदी अरब द्वारा इस बंदरगाह पर की गई एयर स्ट्राइक के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में रहा। हमारा 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी बनी है? तो भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड बनी है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? तो यह मेज़बानी भारत देश द्वारा की गई है, सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। थीम की बात करें तो इस समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखी गई थी और प्रधानमंत्री ने इस दौरान AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक भी लॉन्च की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हाल ही में देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन चुनी गई है? तो खुले तौर पर क्वीर सांसद ये डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी चुनी गई है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में इबोला बीमारी की स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो यह पोर्टल नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के साथ मिलकर आधिकारिक तौर पर उन्नत एयर सुविधा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को फिर से सक्रिय और अपग्रेड करने का मुख्य कारण अफ्रीका, विशेष रूप से कांगो और युगांडा में फैले खतरनाक इबोला वायरस के प्रकोप को भारत में प्रवेश करने से रोकना है, जिसे WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। आगे हाल ही में उरुग्वे में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो उरुग्वे में भारत का नया राजदूत ये डॉक्टर बिनोय जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन के 21वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये आंद्रे डी ग्रास को नामित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में लगातार आए शक्तिशाली भूकंपों के बाद किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा ये वेनेजुला के द्वारा की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 24वां क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने AI आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दिल्ली सरकार ने ये IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में इंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो इंटरप्राइज AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह ये VO चिदम्बरनार बंदरगाह बना है। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो VO चिदम्बरनार बंदरगाह को पहले तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता था और यह भारत के 12 प्रमुख सरकारी बंदरगाहों में से एक है। इसी बंदरगाह पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई है और इसने पिछले 4 वर्षों में अपने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में 45% की बड़ी कमी दर्ज की है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हाल ही में 52 उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो सोयूज 2.1B रॉकेट ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रोसकोसमोस है, जिसका मुख्यालय मॉस्को में है और भारत ने साल 2017 में PSLV C-37 रॉकेट के जरिए एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? तो ग्रीन टू गोल्ड पहल ये हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा 28वां क्वेश्चन, हाल ही में VIP कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो यह महत्वपूर्ण पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद और विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबिया द्वारा लिखी गई है और इसके सह लेखक संदीप कुमार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इस सूचकांक का प्रकाशन MOSPI मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो वर्तमान में IIP की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, ये आपको ध्यान रखना है और भारत के वर्तमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है। आगे हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की ये भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो 18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने 27 दिसंबर 2025 को अंटार्कटिका में 115 किलोमीटर की दूरी तय कर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला और भारत की सबसे कम उम्र की व्यक्ति है जिन्होंने यह कारनामा किया है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, रीना कौशल धर्मशक्तु 2010 में दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री
खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो खालिदा जिया ये बांग्लादेश देश से संबंधित है, भी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली और मुस्लिम जगत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की श्रीमाओ बंडारनायके थी। भारत की बात करें तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आगे, हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह चांदीपुर ओडिशा में किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 33वां क्वेश्चन है, हाल ही में एस कृष्ण स्वामी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे, सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो एस कृष्ण स्वामी एक प्रख्यात डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थे, जिन्हें 2009 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति इंडस वैली टू इंदिरा गांधी है, जो भारतीय इतिहास के 5000 वर्षों को दर्शाती है। इन्हें 2020 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी ये स्मृति मंदाना बनी है, बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो स्मृति मंदाना ने दिसंबर 2025 में श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। वह मिताली राज के बाद यह मुकाम हासिल करने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला क्रिकेटर है। आगे देख लेते हैं, मंदाना 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला खिलाड़ी भी बन गई है। उन्होंने इस मामले में मिताली राज और चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी INS वागशीर में समुद्री यात्रा की है। यह पनडुब्बी किस श्रेणी की है? तो यह पनडुब्बी कलवरी श्रेणी की है, बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो INS वागशीर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी है। इस पनडुब्बी का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के सहयोग से किया गया है। कलवरी श्रेणी की अन्य 5 पनडुब्बियों की बात करें तो INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर है। हमारा 36वां क्वेश्चन है, इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इजराइल सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरू डांडा ने ये स्वर्ण पदक जीता है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, IMF के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में नॉमिनल GDP के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ए इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है। आगे, हाल ही में भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान ये जयश्री उल्लाल को मिला है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारतीय नौसेना का जहाज INSV कौंडिन्य किस देश की समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ है? तो यह ओमान देश की समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ था, बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो INSV कौंडिन्य भारत का पहला प्राचीन सिलाई पद्धति से निर्मित जहाज है, जिसे बिना कीलों के बनाया गया है। यह जहाज 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज का डिजाइन अजंता की गुफाओं में बने एक प्राचीन भारतीय जहाज के चित्र से प्रेरित है। आगे, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ये राकेश अग्रवाल को सौंपा गया है, सी इसका सही आंसर होगा।
एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। NIA का गठन 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद NIA अधिनियम 2008 के तहत 2009 में किया गया था। यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित की जाती है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह पक्षी अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो इसे 2019 में रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया था। भारत का सबसे पहला पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का वेदांतंगल है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य लाख बेहोशी पक्षी अभयारण्य है। आगे, हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में अर्जुन एरिगैसी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी ने ये कांस्य पदक जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य में इमोइनू इरातपा त्यौहार मनाया गया है? तो यह त्यौहार मणिपुर राज्य में मनाया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संबंध ये उत्तर प्रदेश राज्य से है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विजय पथ लैब्स लॉन्च की है? तो विजय पथ लैब्स ये कर्नाटक राज्य के सरकारी स्कूलों में लॉन्च की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चीन में आयोजित एशियन कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की जूनियर पुरुष वोल्ट स्पर्धा में आगे, हाल ही में चीन में आयोजित एशियन कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की जूनियर पुरुष वोल्ट स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक ये हर्षित दामोदरन ने जीता है। ए इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो भारत ने इस प्रतियोगिता में पहली बार इतिहास रचा जब हर्षित दामोदरन ने 13.649 के औसत स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता और भारत के ही अक्षत बजाज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स महासंघ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1881 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमारा आज का अंतिमवा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन ये मयूरभंज ओडिशा में किया है। ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो ओडिशा का मयूरभंज जिला क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जिला है जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल छऊ नृत्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।